मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का चंद क्लासेज यूट्यूब स्वागत है। और हम जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव देख रहे थे, जिसको अपलोड हुआ है दूसरा वीडियो। इसके बाद सारा ऑब्जेक्टिव जैव प्रक्रम जो एनसीईआरटी में 6 नंबर था, जिसमें जैव प्रक्रम प्रणाली परिवहन चारों टॉपिक से सम्मिलित का दूसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसको कर लिया था, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है। निम्नलिखित कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। आज अभी हम यहाँ से देखना है हमें मनुष्य आहार नाल में अवशोषित अंग है, बताया गया है। अपेंडिक्स जो है आहार नाल का है। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का लास्ट वीडियो जो था यहाँ पे आपका एंड किया गया था। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। ये प्रोटीन का पाचन। तीन एंजाइम है जो पाचन कर, पहला है पेप्सिन, दूसरा है ट्रिप्सिन, दूसरा है इरेप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन पूछा है। ठीक है, मुख्य गुहा में आहार का आज का वीडियो यहाँ से शुरू। मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। मुख्य गुहा में, मुख में, जैसे कैविटी जो होता है मुख में, जो अंदर जैसे ही भोज्य पदार्थ को हम ग्रहण किए, मुख में कौन सा पदार्थ, मतलब भोज्य पदार्थ का भाग है जिसका पाचन होता है। क्योंकि ध्यान रहते, जब आहार नार हमने पढ़ाया था जो थ्योरी वाले क्लास में, तो हमने बताया था कि भोज्य पदार्थ जैसे ही हमने मुंह में लिया, ग्रहण किया, अंतर ग्रहण किया, वहीं से मेरा पाचन की अभिक्रिया प्रक्रिया शुरू हो जाता है। मुंह में लार होता है, फिर टाइलिन टाइम होता है जिससे पाचन की अभिक्रिया। कौन सा भाग पचता है भोजन पदार्थ का। कार्बोहाइड्रेट का पाचन है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपका कहाँ से होता है, मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, आंत से शुरू। वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज। वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज। प्रोटीन का कौन कौन करता है, प्रोटीन में तीन आता है, प्रोटीन में तीन आता है। कौन है, पेप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, कौन है, इरेप्सिन। तीन है जो प्रोटीन का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का कौन पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपका करता है एमाइलेज। आई माइलेज आप, वसा का लाइपेज। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल कब बनता है, तो न्यूक्लिक प्रोटीन का पाचन के बाद न्यूक्लिक का निर्माण। तो याद रखिएगा कौन सा भाग कहाँ बचता है। ठीक है, ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, आपको बताया गया आरबीसी। आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो होता है ये आपका ऑक्सीजन का वाहक होता है। बार बार बताया है कि हीमोग्लोबिन कैसे संयोजन करता है, कैसे वियोजन करता है। कहीं ऑक्सीजन हम नाक से लेते हैं, फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा के पास रक्त होता है, रक्त का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से विक्रिया करके यानी संयोजन करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरे शरीर की प्रत्येक कोशिका में जाता है, वहाँ पे श्वसन होता है। फिर वहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन होता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है और आपका हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। ऑक्सीजन का उपयोग कोशिकीय श्वसन में कर लेते हैं। वहाँ ग्लूकोज का कोशिकीय श्वसन होता है, जहाँ से जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और बहुत सारा ऊर्जा मिलता है। वहाँ जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हानिकारक होता है, फिर वो संयोजन अभिक्रिया करता है किससे, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से, और बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फिर परिवहन तंत्र के द्वारा हमारे फेफड़ों में आता है। फेफड़ा में वहाँ उसका विभोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है और आपका हीमोग्लोबिन अलग होता है। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा के थ्रू, नाक के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल। वही आपका ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, आरबीसी। अगर आपको पूछे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक भी कौन है, तो आरबीसी। ठीक, दोनों का वाहक आरबीसी में प्रेजेंट उपस्थित हीमोग्लोबिन। पौधों में श्वसन होता है, देखिए जड़ से भी होता है, पत्तियों से भी होता है, तना से ही होता है। तना में क्या होता है, देखिए पत्ती में क्या होता है, तो पत्ती में रंध्र होता है। तना में क्या होता है, वात रंध्र, वात रंध्र। और जड़ में होता है मूल रोम, नहीं रूट हेयर, रोम माध्यम से। याद रखिए, पत्ती में क्या होता है, रंध्र, तना में वात रंध्र और जल में मूल रोम। तीनों से क्रिया। ठीक,
निम्न में स्वपोषी कौन है? स्वपोषी कौन है? आपको पढ़ाए पढ़ाए थे जब पोषण, बताए थे कि पोषण स्वपोषण होता है, पोषण दो विधि से होता है, और परपोषण। स्वपोषण में क्या, वैसे जीव अपना भोजन स्वयं का बना ले, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल होता है जो खुद बनाते हैं। उसके बाद होता है परपोषण, दूसरे पे आश्रित पे आश्रित रहते हैं। स्वपोषी, सारे पौधे आपका तो है नहीं अब कैसे करता है, अंतर्ग्रहण द्वारा करता है, उत्पादों द्वारा भोजन को कैप्चर करता है, कीट भी है, हरे पौधा आपका। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से, देखिए निमोनिया जो होता है वो श्वसन तंत्र से, याद रखिएगा, निमोनिया जो है श्वसन तंत्र से, जबकि मधुमेह, डायबिटीज की बीमारी, डायरिया और डायरिया या पानी जल संक्रमित जल के होता है, और मलेरिया भी। निमोनिया जो होता है श्वसन तंत्र से संबंधित। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता वाला पोषण पढ़ा रहे थे, पोषण अमीबा का पोषण पढ़ा रहे थे, वहां बताए थे आपने कि जब अमीबा है कोई, मान लीजिए कि अमीबा है और ये अमीबा है, क्या करता है अमीबा, अमीबा है जैसे ही यहाँ पे उसको भोजन दिखा, भोजन दिखेगा क्या करेगा, फुटपाथ को बड़ा करेगा, फुटपाथ को बड़ा करके फुटपाथ से वो चार भोजन को चारों तरफ से घेर लेता था, और उसमें फिर रसदानी के द्वारा उसका पाचन होता, कैसे करता है, दो द्वारा पकड़ता है, ठीक है, फुटपाथों द्वारा। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, ये बताया है, लाइपेज जो है वो वसा पर क्रिया करता है। लाइपेज किसको पचाता है, वसा को पचाता है, प्रोटीन को पचाता है, और एमाइलेज किसको पचाता है, मंड। जब भी अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वहाँ जो और ऑप्शन है, ऑप्शन जो मेरा सही हो तो है, लेकिन आसपास वाले ऑप्शन बार बार प्रैक्टिस कर, याद हो जाएगा, ठीक। प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा निकलता है, देखिए आपको बताया गया था कि श्वसन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन और अबाह्य। बाह्य यानी O2 के प्रेजेंस, ये ओके, तो O2 के एब्सेंस क्या बनता था, C6H12O6 प्लस O2 बनता था आपका H2O, बहुत सारा ऊर्जा। और अवायु में क्या बनता था, अवायु में आपका इथेनॉल यानी किण्वन की प्रोसेस होता था, वन कहाँ होता था, इस कवक में, ठीक, ईस्ट या कवक में प्रक्रिया होता था, जिससे बनता था आपका अल्कोहल, कोहल बनता, ठीक। तो बोल रहा है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा निकलता है, बहुत सारा ऊर्जा निकलता है, वायवीय श्वसन, ठीक, याद रखिएगा, वायवीय श्वसन पूर्ण ऑक्सीजन सबसे, मछली का ट्रैकिया किसको पाया जाता है, कॉकरेच यानी दिल का का मक्खी, ठीक, तीन चीज में ट्रैकिया पाया जाता है। गिल्स में क्या होता है, मछली में होता है गिल्स, फेफड़ा मनुष्य में, जीव में जीव होते हैं तो अपना श्वसन करते हैं, ठीक। ठीक है, श्वसन क्या है, ट्रैकिया में कौन, ट्रैकिया किसमें, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, आपको बता दिए थे, बारकोशिक, स्टोमाटा के खोलने और बंद होने, स्टोमाटा ऐसे रहता है तो ये वाला खुलता है और एक बंद हो रहता है, देखिए खुलता कब है, जब इधर से जब पत्ती में द्वार कोशिका जल को अवशोषित कर लेता है, जल को अवशोषित कर लेता है, जल से अपना तो फूल जाता है, फूलता है तो ये ओपन हो जाता है, खुल जाता है रंध्र, पत्तियों का रंध्र यानी स्टोमाटा। जब
पतियों के में द्वार कोशिका द्वारा जल बाहर कर दिया जाता है तो सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है तो ये बंद हो जाता है, यानी द्वार कोशिका के कारक बंद। निम्न में से की रचनात्मक और क्रियाएं थे जब इस संरचना प्रक्रिया विधि बताया तो बताया था कि न्यूरॉन उसकी क्रियात्मक किडनी का सबसे मेन काम करने वाला नेफ्रॉन ही है। संरचनात्मक मतलब उसी से संरचना नेफ्रॉन। न्यूरॉन किसका है? तो न्यूरॉन से किसका है? तो मस्तिष्क, जो मस्तिष्क सेल्स होता है उस क्रियात्मक और ऋणात्मक न्यूरॉन होता है। ठीक है, अब या नीला है जानते हैं, चैम्बर ऊपर वाला अलिंद होता है, नीचे वाला क्या होता है? अलिंद, ये अलिंद है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ये आपको पढ़ाया गया था। ठीक? मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? ऑब्वियस बात है, वृक्क है। मानव का उत्सर्जी अंग में क्या बताया गया था? एक तो बताया गया था आपको त्वचा, दूसरा बताए थे फेफड़ा, दूसरा बताए थे क्या? फेफड़ा, यकृत, चौथा बताए थे आपका त्वचा, फेफड़ा, यकृत, वृक्क। ठीक, ये सभी उत्सर्जी अंग है मानव में, क्योंकि देखिए त्वचा से पसीना निकलता है, सर्दी पदार्थ से पसीना बाहर निकलता है त्वचा से, फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, सर्दी अंग है। यकृत लीवर से कुछ, लीवर से भी कुछ सर्दी, लीवर डायरेक्ट आपका उत्सर्जी अंग नहीं है लेकिन मदद करता है दिया और या को साफ करने में। वृक्क है जो आपको सर्जी है अंग है। तो इसमें पूछना प्रमुख, लेकिन चारों में अगर पूछे कि कौन प्रमुख है, प्रमुख एक ही हो सकता है। ठीक? निम्न में कौन एक अवशोषी अंग है? ऑब्वियस बात है, अपेंडिक्स होता है, कई बार बता दिए, कोई काम नहीं होता। पौधों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ये रंध्र द्वारा भी होता है, जड़ द्वारा भी, तना द्वारा, टहने द्वारा। ठीक, होता तीनों द्वारा है गैसों का आदान प्रदान, लेकिन चूंकि सभी नहीं दिया है, तीनों में प्रमुख कौन है? देखिए हमेशा कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है, होता कई है, अगर इनमें से सभी लिया रहे तो वो मारेंगे, लेकिन उनमें से ये बेस्ट होना है, चुनना है आपको। बहुविकल्पीय नहीं है, सिंगल विकल्प, यानी सिंगल चॉइस का है, यानी एक ही विकल्प हो सकता है, सही होना ही है तो बेस्ट सही जो है। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन का होता है? चूहा का होता है, ये याद कर लीजिएगा, फैक्चुअल चीजें कि आगे पीछे लॉजिक नहीं है। तेज हृदय धड़कन चूहा का होता है। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है? अमोनिया, यूरिकम, यूरिया। देखिए आपको हम पढ़ाए थे जब उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन सा होता है, में अमोनिया भी बताए थे, यूरिक एसिड भी बताए थे, यूरिया भी बताए थे, और कोई नहीं है तो देखिए यहाँ कोई ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ होगा इनमें से सभी। सभी नाम सुनो, अमोनिया, यूरिक, सभी जीवधारियों में यूरिक अम्ल, यूरिया और अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ होता है। इसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। हरा रंग का एक पिगमेंट वर्णक होता है जिसको प्लास्ट नहीं होगा, फाइट क्लोरोफिल, कारण पौधों का रंग तो नहीं बोलना चाहिए, पौधों के पत्ती का रंग तो नहीं, का रंग होता है ना, पत्ती का रंग क्या होता है? क्लोरोफिल। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन है? पौधों में उत्सर्जी पदार्थ आपको बताए थे क्या होता है? लैटेक्स होता है, लैटेक्स के बाद होता है गोंद, के बाद होता है आपका रेजिन। रेजिन ये होता है आपको पाइन वाला पेड़ में, गोंद होता है बबूल के पेड़ में, लैटेक्स होता है पीपल, पल, बरगद, पल, बरगद और कनेर के, कनेर, कनेर यानी कनैल जिसको कभी कहीं कहीं बोलते हैं, कनैल बोलते हैं, कनैल, कनैर भी बोलते हैं। तो गोंद भी है, टेनिन भी है, रेजिन भी है। ठीक है, टेनिन हमने नहीं लिया, लेटेक्स। टेनिन क्या होता है? वृक्ष, पौधों के वृक्ष के छाल में होता है। टेनिन कहाँ पाया? वृक्ष
ये साल में कई वृक्ष होंगे साल में पाया जाता है, टेनिन। ठीक, तो आप याद रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछेगा कि लेटेक्स किस में पाया जाता है। भाई लेटेक्स पीपल, बरगद, कनेर, गोंद मेरा बबूल, और आपका रेजिन पाइन के पेड़, पाइन चीर के पेड़, चीर, पाइन या चीर। ठीक, अब देखिए मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? मनुष्य में वृक्क निम्न में से वृक्क किससे है? वृक्क, हाँ देखिए अभी हमने पर जैव प्रक्रम में क्या पढ़ा था? पोषण पढ़ा था, पोषण पढ़ा था, शोषण पढ़ा था, परिवहन पढ़ा था, उत्सर्जन पढ़ा था। ठीक, ठीक ना? क्वेश्चन बनाने का क्या बेहतरीन ये है, कैसे हमने डिजाइन किया था क्वेश्चन। मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित होता है, कैसे डिजाइन किया गया किसी। तो आपने चारों चैप्टर पढ़ना है। जैव प्रक्रम, ये क्या है? जैव प्रक्रम, प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस को बोलते हैं इंग्लिश में, लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस। तो चारों टॉपिक पढ़ना था हमको। कुछ मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? पोषण में वृक्क के बारे में पढ़े थे क्या? पोषण में तो हम नहीं पढ़े थे। श्वसन में पढ़े थे क्या? परिवहन में पढ़े थे या उत्सर्जन में पढ़े थे? उत्सर्जन में पढ़े थे, क्योंकि उत्सर्जी अंग है। वृक्क क्या है हमारा? उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? उत्सर्जन में पढ़ेंगे। चल, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12। इसी का तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमको मिलता है CO2 प्लस H2O प्लस बहुत। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए ग्लूकोज का C6H12O6। देखिए C6H12 C5 नहीं होगा, C6H12O। ऐसा देखिए 6 रहेगा, 6 रहेगा इधर दोनों साइड में, बीच में 12 रहेगा। याद करने का तरीका हम बता देते हैं। C6H12O6, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, 6 प्लस 6 बना के क्या होता है? बीच में 12। इस 6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 12। कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 6 और हाइड्रोजन में। ठीक है, C6H12। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? अमीबा में अंतर कैसे होता है? शाकाहारी अमीबा, सर्वाहारी स्वपोषी, अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण से। तो बताए थे कि अमीबा है तो क्या करेगा? अगर यहाँ पे भोजन उसको दिखा तो अपना कुड पाद को बड़ा कर लेगा और उसको अंतर्ग्रहण करेगा, उसके बाद पाचन कर। ठीक है, अंतर्ग्रहण द्वारा अमीबा में। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन है? सभी जीव जंतु, देखिए दो प्रकार के जीव जंतु, एक तो स्वपोषी या परपोषी। स्वपोषी जो अपना खाना बना लेते होंगे, जो अपना खाना नहीं बनाएंगे वो स्वपोषी वाले पे आश्रित रहेंगे, यही तो है ना। एक तो है स्वपोषी जो खाना बनाते हैं, दूसरा है परपोषी जो स्वपोषी पर आधारित होंगे, किसी न किसी माध्यम से उनका खाना वहीं देगा। पेड़ पौधे को स्वपोषी माना जाता है और पेड़ पौधे के ही उत्पाद पे हम लोग निर्भर है, जैसे चावल, दाल, आटा, सब्जी, सब क्या है? पेड़ से ही प्राप्त होता है, उसी पे हम आश्रित हैं, तो परपोषी हैं। स्वपोषी है, स्वपोषी फिर खाना कहाँ से बनाता है अपना? तो वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लिया, जल ले लिया और प्रकाश की ऊर्जा में वो अपना खाना बनाता है। यानी ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। तो पूरे पृथ्वी पर प्रकाश का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है, और सूर्य के ही प्रकाश से पूरे पृथ्वी पे रहने वाले जीवों का लाइफ सर्किल चलता है। ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन है? चंद्रमा, ग्रह और चट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र होते हैं? तो 10 जोड़े श्वास रंध्र चट्टा में। चट्टा में क्या होता है? श्वास रंध्र क्या होता है? ट्रैकिया। ट्रैकिया से ही अपना ट्रैकिया से ही अपना श्वसन का पूरा करता है। तो तिलचट्टा में ट्रैकिया होता है, ये 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा देखिए 2-3 ही फैक्चुअल चीज है जिसके बारे में ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि हाइयर क्लास में पढ़ना है, लोअर क्लास में आपको बस 2-4 फैक्ट को याद रखने। सबसे ज्यादा दिल का हर धड़कन किसमें? चूहा में। उसके बाद तिलचट्टा में जोड़े कितने जोड़े श्वास रंध्र होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है कहाँ पे? प्रकाश संश्लेषण तो हरे पौधों, कौकों में, जंतुओं में, परजीवियों में, हरे पौधे। फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। देखिए
ये आपको जब हम फ्लोएम के बारे में पढ़ा रहे थे तभी वहां पढ़ा दिए थे कि पौधों में जो भोज्य पदार्थ का जो वितरण होता है या परिवहन होता है तो सुक्रोज के फॉर्म में होता है, सुक्रोज के रूप में होता है। देखिए ऑप्शन में है क्या, सुक्रोज, फ्रुक्टोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है। थ्योरी अगर आप ढंग से पढ़े हो सारा क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, और हम गारंटी से कहेंगे कि आने वाला 2024 में जो मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम होगा फरवरी में, उसमें भी सभी क्वेश्चन बना लेंगे। और साथ ही अभी जो नया पैटर्न हुआ है कि हर महीने आपका मासिक इवेल्युएशन होना है, मासिक एग्जाम होने वाला है, तो मासिक परीक्षा में भी ये सब सभी इसी सब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। और आप अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, थ्योरी ढंग से पढ़ लिया, तो ये सब आप दे देंगे। तो सुक्रोज के रूप में वितरण होता है। सभी हरे पौधे होते हैं, स्वपोषी, मृतजीवी, परजीवी, इनमें से सब। अब देखिए आपको अभी ध्यान रखना कि सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं क्या? सभी पौधे, हाँ सर हो सकता है, मृतजीवी, परजीवी। लेकिन आपको हम बताए थे कि जब पौधे होते हैं स्वपोषी तो होते हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ पौधे होते हैं जो मृतजीवी पौधे होते हैं, मृतजीवी पौधे होते हैं, कुछ परजीवी पौधे भी होते हैं। जैसे हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो आपका इसका आंसर क्या होना चाहिए? सभी हरे पौधे, इनमें से सभी प्रकार का हो सकता नहीं। देख इसमें से देखिए, अगर इसका बेस्ट आंसर आप देंगे सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी, लेकिन आपको कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो आपका मृतपोषी भी होते हैं, अमृतजीवी भी होते हैं। जैसे हम आपको एक नाम बता दे रहे हैं, जैसे मृतजीवी पादप कौन सा होते हैं, तो कवक होता है, जीवाणु होता है, तो गोबर छत्ता, ये आप सब जानते हैं। परजीवी में कौन आएगा? डोडर, अमरवेल, अमरबेल, आपका रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया, रेसिया। तो पोसी में तो आप जानते ही हैं। एक आपका कीटभक्षी भी पौधा था, कीटभक्षी, कीटभक्षी पौधा में कौन था? हटपर्णी, हटपर्णी, और एक था ड्रोसरा, ड्रोसेरा। ठीक, ये आप चीज देख लीजिएगा कि मृतजीवी कुछ पौधे जो होते हैं, मृतजीवी यानी मृत सड़े गले पदार्थ से वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कवर और गोबर छत्ता आपने एग्जाम्पल देखा है। परजीवी थे, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दूसरे पौधे पे आश्रित होंगे, यानी डोडर और मरवेल और एफ्लेसिया ऐसे पौधे हैं जो दूसरे पौधों से अपने उसी पौधा के तने तने पे रहेंगे। कोई पौधा है मान लीजिए, और इसी के पौधे पे तने तने के रूप तने पे कुछ पौधे होते हैं तो परजीवी कहलाते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। ऐसा ऐसा भी नहीं बोल सकते कि सभी हरे पौधे मृतजीवी होते हैं, सभी हरे पौधे परजीवी, ऐसा तो नहीं है। इनमें से सभी, इसलिए सभी हरे पौधे स्वपोषी। जहां भी हरा होगा पौधा, ये आपका स्वपोषी होगा, क्योंकि हरा है तो क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल है तो अपना भोजन बना लेगा। वसा का पाचन कहाँ होता है? तो आपको बताए थे, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, लाइपेज यानी पेप्सिन ट्रिप्सिन से प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, यहाँ से वसा का पाचन होता है, और एमाइलेज से आपका मंड या स्टार्च का पाचन होता है। इनमें से किसके उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो आपको बताए थे हीमोग्लोबिन के कारण। आपको देखे हाइब्रिड, सीरम, थ्रोम्बिन, इस सब के बारे में थ्योरी पढ़ाया गया था, तो बताया गया सीरम क्या होता है, आपको फाइब्रिन क्या है, प्रोटीन है, थ्रोम्बिन क्या है, भी प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन के ऊपर रक्त का कलर लाल दिखाई। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? तो द्वार कोशिकाएं करता है, ये बताया गया। निम्नांकित में कौन सा अवशोषी अंग मानव में पाया जाता है? कौन सा अवशोषी अंग? अपेंडिक्स, ये आपको बता दिया गया। मानव हृदय के कोष्ठों की संख्या कितना होता है? 4 होता है, जो आपको हम ढंग से बहुत अच्छा से थ्योरी में बताए हैं। पूरे 4 चैम्बर के बारे में, कैसे ब्लड आता है, कैसे शरीर में जाता है, फिर अशुद्ध रक्त कैसे हृदय में आता है, फिर यहाँ से शुद्ध होकर कैसे आता है, ये सब बताया गया। कॉक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कॉक में कौन सा है? मृतजीवी पोषण होता है।
पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से स्रावित होता है। समान अनुशीतलन रक्तदाब क्या होता है? तो आपको बताए थे कि रक्तदाब जो होता है, रक्तदाब रक्तदाब क्या होगा? दो, देखिए रक्तदाब क्या, निलय के निलय निलय के संकुचन और शीतलन से ही रक्तदाब बनता है, अलिंद नहीं। जो आपको 4 चैम्बर पर आए थे हम, ऊपर अलिंद होता है, नीचे निलय होता है, यही ना निलय होता है, ऐसे निलय इसी के शीतलन और संकुचन से होता है। जब संकुचन होगा, संकुचन संकुचन होगा तो उस समय आपका 120 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg प्रेशर हो गया। संकुचन के समय ज्यादा प्रेशर होता है, जबकि शिथिलन यानी फैलाव, शिथिलन के समय कम प्रेशर होगा और उस समय 80 mm ऑफ Hg होता है। इसको बोलते हैं डायस्टोलिक, डायस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर, और इसको बोलते हैं सिस्टोलिक, सिस्टोलिक सिस्टोलिक प्रेशर। यानी रक्तदाब के बारे में पूरा देख लीजिए। जब निलय का संकुचन होगा तो 120 mm ऑफ Hg होता है, जिसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, और शीतलन होता है उसमें 80 mm ऑफ Hg, जिसको सिस्टोलिक बोलते हैं। यही रक्तदाब है। तो बोल रहा है अनुशीतलन के रक्तदाब कितना होगा? तो 80 mm ऑफ Hg का। अनुशीतलन के समय रक्तदाब कितना होगा? अस्सी mm ऑफ Hg होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा यही वाला। इससे आपको कहीं अगर आपका संकुचन वाला पूछे डायस्ट, देखिए इससे कई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव घुमा फिरा के बनाया जा सकता है। एक तो आपको बोला अनुशीतलन रक्तदाब, रक्त भी गलत लिखा, रक्तदाब पूछा तो आप एक बार पूछ देगा संकुचन दाब बताइए, तो 120 mm होगा। कभी आपसे पूछ देगा सिस्टोलिक प्रेशर बताइए क्या होता है, तो सिस्टोलिक प्रेशर 80 mm होता है। कभी आपको डायस्टोलिक प्रेशर बोलेगा तो 120 mm ऑफ Hg होता है। कभी आप पूछेगा रक्तदाब किससे मेजर कर? निलयों के संकुचन फैलाव से। ठीक है, हाँ। जब इसीलिए आपको जब देखते होंगे तो 20/80 ये आपका रक्तदाब लिखा, तो 20/80 ये आप हॉस्पिटल और ये सब में देखेंगे, या डॉक्टर के लैंग्वेज में देखेंगे 120/80, या आपका जैसे 110 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, तो ऐसे लिखेगा। यानी पहले जो होगा आपका कौन सा डायस्टोलिक प्रेशर लिखा जाता है, उसके बाद आपको सिस्टोलिक प्रेशर, यानी संकुचन के समय उसके बाद शीतलन। तो अगर इससे ज्यादा हो गया तो हाइपर ब्लड प्रेशर यानी हाई ब्लड प्रेशर, और इससे कम हो जाता है तो लो ब्लड प्रेशर की स्थिति जनरेट हो जाती है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? देखिए पर्णहरित होना उपस्थित है, हाँ जरूरी है। सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, यानी सभी जरूरी है। स्वपोषी पोषण के लिए यानी प्रकाश संश्लेषण के हमें क्या क्या चाहिए, तो आपको बताया गया था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और सूरज का प्रकाश और क्लोरोफिल। 4 चीज बताया गया था। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, सूरज का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एक जल भी होता है। ये दिया 4 ऑप्शन का बनाना है, इसलिए जी। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम किसके लिए? जल का वहन। जाइलम जल का वहन करता है, भोजन का पाचन, अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। देखिए ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? हेमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन। अमीनो अम्ल का वहन, अमीनो अम्ल ये सब का वहन आपको ब्लड के द्वारा हो जाएगा। भोजन का पाचन तो होता ही अलग चीज है। ठीक, पादप में जाइलम। देखिए 2 चीज आपका था, जाइलम और फ्लोएम। आपको हम ट्रिक बताए थे कि जाइलम अगर है और फ्लोएम है, देखिए जाइलम से जल की आ रहा है, इसलिए जल का वहन करता है, जल का वहन करता है, और जल का वहन नीचे से ऊपर करेगा, नहीं एक दिशीय होगा, एक दिशा में होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। हमेशा जल का अवशोषण जड़ से पादप की ऊपरी सतह की ओर होता है, ऊपर की ओर होता है। वन एक फ्लोएम से क्या आता है? आपका फल आ रहा है। याद करने का तरीका है ताकि आप कभी कंफ्यूज नहीं करिएगा। जाइलम से जल आ रहा है, जाइलम जल, जल का वन। फ्लोएम से फल, यानी फल क्या होता है? यानी भोजन का वितरण मान के चलिए
कि ये अगर आपका पौधा है और ये पौधा है और ये यहाँ पे एक पत्ती है और यहाँ पे एक पत्ती है, तो यहाँ पे भोजन बना, तो क्या शरीर ये तना है, यहाँ पे भोजन की जरूरत है, इसलिए यहाँ भी जरूरत है और यहाँ भी जरूरत है। इसलिए फ्लोएम जो होता है भोजन का वितरण सभी दिशाओं में करता है। इसको द्विदिशा दिशा बोलते हैं। ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। उदाहरण के लिए पत्ती बहुत टॉप पे रहता है, शिखर पे पौधों में पत्ती रहते हैं, वहां भोजन बना, तो क्या वहीं जरूरत है? नहीं, शरीर के सभी भागों में जरूरत है। इससे उससे नीचे भी भोजन का वितरण होता है, उसके ऊपर भी होता है, जबकि जल सिर्फ नीचे से तरफ। ठीक, अब देखिए निम्नलिखित निम्नलिखित में किससे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ऊर्जा मुद्रा के रूप में किससे जाना जाएगा? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, तो हम बताए थे कि जय ऊर्जा के रूप में एटीपी को माना जाता है, क्योंकि सभी जीवों में इसी से ऊर्जा की प्राप्ति होता है। एक तो याद रखिए, एक आपको हम बताए थे कोशिकीय ईंधन, ये ईंधन इसे बोलते हैं, तो इसको बोलते थे ग्लूकोज को, क्योंकि सबका कारण हमने आपको थ्योरी में बताया था, काफी डिटेल से बताया था, लेकिन यहाँ भी हम आपको रिवीजन करा देते हैं। कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को इसलिए बोला जाता है कि कोशिकीय ईंधन यानी कोशिका में श्वसन होगा, कोशिका में श्वसन जो होता है किसका होता है? ग्लूकोज का। यही तो ग्लूकोज आपका C6H12 और O6 + O क्या देता है हमको? CO2 + H2O। ग्लूकोज का ही तो कोशिका में कोशिकीय श्वसन होता है, जिससे ऊर्जा निकलता है, इसलिए कोशिकीय ईंधन किसको बोलते हैं? ग्लूकोज को। कोशिका का ईंधन कौन है जिसमें श्वसन होगा? कोशिकीय श्वसन होता है, तो ये ग्लूकोज ही होगा जिसका कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका का ईंधन आपको कभी पूछे तो बोलिएगा ग्लूकोज, जबकि जय ऊर्जा पूछे तो ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं। अब देखिए, पतियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो होता है, और बात है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। आपको हम बताए थे 4 चैम्बर, तो आपको हम बहुत बढ़िया से और डिटेल से वहां बताए, लेकिन आपको रिवीजन कर देखिए, ये क्या होता था? दाया, ये बाया, फिर दाया से बाया, आपको हम बताए थे। तो आप देखिएगा, तो आप देखिएगा कि आप ऐसे देखिएगा तो बोलिएगा सर ये तो दाया हो गया, ये बाया हो गया। ये दाया है ना, दाया, मेरा हाथ इधर दाया है तो दाया हुआ, ये बाया हुआ, तो सर आप बाया इधर गए। नहीं दोस्त, क्योंकि ये इस शरीर को ऐसे मान के बताया गया आपको फिगर। अगर ऐसे आप देखिएगा तो दाया कौन होगा? मतलब ऐसे आपको बता रहे हैं, तो ये तो बाया हो गया, ये मेरा बायां हाथ है, ये दायां हाथ। ऐसे नहीं देखना है, ऐसे हम नहीं देख रहे हैं, ये हम ऐसे, ये मेरा शरीर का इमेज ऐसे बनाया गया है। ठीक है, तो ऐसे बनाए, ये बायां वाला और ये दायां वाला। ठीक, वही ये बायां हो गया, दायां हो गया। तो देखिए, ये क्या होता है? अलिंद होता है। ऊपर दोनों चैम्बर जो होता है, ऊपर दोनों, ऊपर वाला दोनों कक्ष अलिंद होता है, नीचे वाला दोनों कक्ष निलंद होता है। ठीक है, निलय होता है। अब देखिए, यहाँ पे एक वाल्व होता है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि 2 हमने एरो दिया, यहाँ पे 3 एरो दिया। इसका भी कारण है, क्योंकि ऐसे करेंगे तो आप दोनों चीज याद हो जाएगा। 2 एरो है, यानी एक बाल्व होता है, यहाँ भी एक बाल्व होता है। यहाँ वाला जो बाल्व होता है बाइक स्पीड होता है, यहाँ पे ट्राइक स्पीड होता है। ट्राई मतलब 3 होता है, यानी यहाँ 3 ट्राइक स्पीड है, यहाँ बाई यानी 2 है। ठीक है? तो ऐसे अगर हम लिख लेते हैं तो हमको याद होगा कि बाया अलिंद और बाया निलय में कौन सा होता है? आपका बाइक स्पीड होगा। ऐसे भी बाया बाया में याद रख लीजिए, बाई, बाया बाया में बाइक स्पीड, बाई का मतलब 2 होता है, तो 2 एरो। और इधर दाया दाया है, इधर ट्राई का स्पीड। याद रखिए, बाया बाया बाइक का स्पीड, ये ज़्यादा अच्छा है। बाया बाया में बाइक का स्पीड, यानी बाया अलिंद से बाया निलय, ऊपर वाला अलिंद, नीचे वाला। ये 4 चैम्बर हो गया। अब बोला हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, फेफड़ों द्वारा, निलय द्वारा, अलिंदों द्वारा। तो देखिए, हम आपको बताए थे कि इधर से
शुद्ध रक्त आता है, दिख रहा है, इधर से जो आता है शुद्ध रक्त आता है, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त आया बाह्य लिंग में, आया यहाँ पे जमा हुआ, फिर यहाँ पे बाल्ब के माध्यम से इधर बाह्य निलय में आ गया। देखिए ये जो बाल्ब है दोनों ना, वो सिंगल वाला डायरेक्शन का, इधर से इधर तो ब्लड आ सकता है लेकिन इधर से नहीं जाने देगा, यानी बाह्य अलिंद से बाह्य निलय में तो आ जाएगा लेकिन बाह्य निलय से बाह्य अलिंद में नहीं जाने देगा। जैसे ही शुद्ध रक्त आया, शुद्ध रक्त से बाह्य निलय में, निलय में आ गया, तब यहां से निकल के शरीर में चला गया, तो शरीर में चला गया। तो क्या देख रहे हैं, बाह्य अलिंद में शुद्ध रक्त आता है और बाह्य निलय से पूरे शरीर में चला जाता है। इसलिए बाह्य निलय का ही, यानी निलय का ही संकुचन और शीतलन से रक्तचाप यानी रक्त प्रेशर बनता है, तो शरीर में चला गया। तो यही पूछ रहा है, रक्त से, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा, तो निलय द्वारा। देख रहे हैं, अलिंद में तो शरीर का शुद्ध रक्त आ रहा है और यहां से शरीर में जा रहा है। अब देखिए शरीर में जैसे ही गया तो प्रत्येक कोशिका में गया, कोशिका में गया तो कोशिकीय श्वसन होगा, कोशिकीय श्वसन होगा तो फिर वहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्लड के साथ रहता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो अशुद्ध हो गया, अशुद्ध रक्त क्या होता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे मान के चलिए, आप बोलेंगे कि सर बिन बाह्य निलय में आया तो क्यों नहीं यहीं से फिर आ जाता, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा अगर ब्लड, तो यहाँ से तो इसमें जा ही नहीं पाएगा, इस चेंबर में ही फंस के रह जाएगा, जबकि हमको इस चेंबर में तो नहीं भेजना है हमको। तो फिर क्या होता है, पहले इसमें आता है दयालिंद में, तो अशुद्ध रक्त आया, शुद्ध रक्त आया, यहाँ पे बाल्ब है, बाल्ब से मतलब दया निलय में आ गया, और निलय में आ गया तो ये फेफड़ा में अशुद्ध रक्त गया, और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग होता है और फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। फिर वहां पे जो हीमोग्लोबिन और ब्लड रहता है, वहां पे नाक के द्वारा लिया गया ऑक्सीजन को फिर कंबाइन करता है और फिर शुद्ध रक्त बना के फिर यहाँ लाता है, यहाँ से फिर यहाँ जाता है, फिर शरीर में जाता है, फिर शरीर में जाकर अशुद्ध होता है, फिर दयालिंद में आता है, वहां से दया निलय में जाता है, फिर फेफड़ा में जाता है, ये प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो आपको पूछा है हृदय से रक्त को शरीर में पंप किया जाता है निलय, अगर आपको ये पूछ दे शुद्ध रक्त किस में आया था, तो अलिंद में आता है, वो भी बायां अलिंद में। ठीक है, आपको 4 चैम्बर सेट याद। अब देखिए निम्नलिखित में यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है, तो थिग्मोमैनोमीटर का ये यूज, बैरोमीटर से प्रेशर, वायुमंडलीय प्रेशर माना जाता है, मैनोमीटर भी होता है, और इनमें से स्फिग्मोमैनोमीटर है। ठीक है, स्फिग्मोमीटर से आपको रक्त दाब मापने होता है। रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, तो आप जानते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। जैसे किसी शरीर में अगर कट लगता है, कट जाता है, तो उस शरीर से ब्लड बाहर निकलने लगता है, अगर वहां रक्त का थक्का नहीं बने तो सारा का सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा। ठीक, सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा तो फिर ब्लड की कमी हो जाएगा और आदमी और मनुष्य या जीव की मृत्यु हो जाएगी। ये प्लेटलेट्स हमारे शरीर में होता है जो हमारे वहाँ रक्त का थक्का बना देता है। इसके साथ ही हमने बताया था कौन सा प्रोटीन है जो, तो बाइफ्रिनोजिन, बाई फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन, ये एक प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक, याद आप रखिए। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, आपको ये क्वेश्चन सिंपल है, 32 दांत होते हैं थे, इधर से 16, इधर देख ढंग से देख, ठीक, इधर देखिए, इधर 16 ऊपर वाला और इधर 16, 16, और ये अगर देखिए इधर भी 16 होता है, इधर भी 16 होता है। अगर ये आप दो इसको पार्ट देखिए, जैसे मान के चलिए ऐसे देखें, इधर हुआ ऊपर 16 नीचे 16, इधर देखेंगे तो 8, इधर 8, देखिए इधर 8, इधर 8 होता है, इधर 8 होता है, तो हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे 21 23 का। ठीक, और इधर 21 23 का,
देखिए 21 23 में क्या है, दो में क्या होता है, दो कृंतक होता है काटने वाला, एक कौन होता है, रदनक होता है यानी चीरने वाला, दो कौन होता है, अग्रचवर्णक और ये चवर्णक। आप हमेशा याद रखिएगा 21 23 कभी पूछ देगा कि मानो दांत में, मानव मुख में कितने कृंतक दांत होते हैं, तो कृंतक देखिए दो इधर, तो दो इधर चार, और चार ऊपर, 8 कृंतक। रदनक कौन होता है, एक इधर तो एक इधर, इधर भी वैसे ही होगा, इधर भी क्या होगा, दो एक दो तीन, इधर के लिए अलग हो जाएगा, 32 12 हो जाएगा, क्योंकि देखिए दो रदनक होता है तो यहाँ पे दो रदनक होगा, दो कृंतक होगा, दो कृंतक यहाँ भी, एक रदनक होता है इधर भी एक रदनक होगा, इधर चवर्ण अग्र चवर्णक, इधर भी अग्र चवर्णक, इधर चवर्णक इधर चवर्णक। ठीक, तो ये नहीं कि इधरों दो 21 23 मत कर दीजिएगा, हम इधर के लिए 21 23 याद किए। ठीक, तो 21 23 हो गया, तो आप याद रखिए, तो दो रदनक है इधर भी, ये दोनों सेम है, दो दो चार हो गया, ये दोनों सेम है, तो दो गो हो गया, ये दो देखिए आपका। और तो आप हमेशा बता सकते हैं कि कृंतक दाग कितना है, कृंतक, कृंतक दो इधर चार और ऊपर चार, 8। रदनक कितना है, एक इधर दो और दो ऊपर चार। अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक कितना होगा, देखिए दो इधर है तो दो इधर चार और चार 8। और चवर्णक, चवर्णक कितना होगा, तीन इधर है, तीन तीन छह और छह ऊपर 12। और देखिए सबको ऐड कीजिए, 8 4 12 8 20 12 32, 32 दांत हमारे, क्या 32 दांत हमारे मुख में है। कृंतक कितना 8, रदनक कितना 4, अग्रचवर्णक 8, चवर्णक 12। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, रटने की कोई जरूरत नहीं, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा आप याद रखिएगा 21 23, बस ये याद रखिएगा कि 21 23 होता है एक साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आपका 32 12 हो जाएगा, दो इधर है तो इधर वाला दो होगा, और इसी का अपोजिट ऊपर होगा, 16 नीचे 16 होगा। ठीक है, 21 23 आप याद रखिए। 21 क्या होता है, दो क्या होता है, कृंतक रदनक अग्रचवर्णक चवर्णक। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, कौन सहायक करता है, तो प्लेटलेट्स करता है। प्लेटलेट्स को हिंदी में रक्त विमाणु बोलते हैं। ठीक, ये लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी है, श्वेत रक्त कोशिका डब्ल्यूबीसी है, रक्त विमाणु यानी प्लेटलेट्स है, प्लेट्स। और ये क्या होता है, ये तीनों ठोस भाग होता है रक्त का, 55% होता है। ठीक, और एक प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा होता है तो आपका 45% ठोस होता है। ये शायद ये 45% होता है या 55% होता है, थोड़ा देख, 45 या 55% हो, ये आपका 55 या 45%। प्लाज्मा, प्लाज्मा में क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है, तीन प्रोटीन, तो हिपैरिन प्रोटीन, हिपैरिन जो शरीर के अंदर रक्त को तरल अवस्था में बनाए रखता है, जमने नहीं देता है। एक होता है फाइब्रिनोजिन, 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 और तीसरा होता है हिपैरिन, फाइब्रोजिन और थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन। ठीक, तीन प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है, आप याद रखेंगे, कभी ये पूछ सकता है क्वेश्चन आपको। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, आपको से याद है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक है। न्यूरॉन एक पूछा जाता है, न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन आपका मस्तिष्क यानी कार्यात्मक या अपना संरचनात्मक इकाई है, वृक्क की है नेफ्रॉन। ओके, इसके साथ ही ये जो चैप्टर नंबर 6 था जैव प्रक्रम, एनसीईआरटी में अगर आप भारतीय भवन में देखेंगे तो 1 2 3 4 करके है, यानी भारतीय भवन के अनुसार 4 चैप्टर और एनसीईआरटी के हिसाब से एक चैप्टर है, 6 नंबर चैप्टर जो जीव विज्ञान से संबंधित था, जैव प्रक्रम, जिसके तहत पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन नामक टॉपिक था। उन सभी टॉपिक का थ्योरी अपलोड कर चुका दिया गया है, उसके साथ ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सारा डिटेल रहा।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने पूछे गए थे और आने वाले संभावित क्वेश्चन किया गया। होप सो, हम आशा करते हैं कि आपको ये सभी चीज़ें अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको हेल्प मिल रहा है आपके स्टडी में, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनों दोस्तों को बताइए और इस चैनल को थोड़ा सा बूस्ट कीजिए। शुल्क व्यवस्था है तो आपके द्वारा उस वही बूस्ट मेरे लिए काम करेगा और हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। तो हम आशा करते हैं कि आप ऐसा करेंगे और हमारा साथ देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। के साथ ही और आगे वाले सब्जेक्ट ऑडियो आप वीडियो आपको दिया। थैंक यू फॉर